सोचिए, एक ऐसे भारतीय जासूस के बारे में जो दुश्मन देश की सेना में न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि मेजर की रैंक तक पहुंच गया। ये कहानी है भारत के सबसे महान जासूस की, जिसे दुनिया ने लगभग भुला ही दिया था। उन्हें भारत का सबसे खतरनाक जासूस माना जाता था। एक ऐसा नाम जो दुश्मन के खेमे में सचमुच खौफ पैदा कर देता था। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वो पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए। सालों तक उनकी नाक के नीचे से खुफिया जानकारी भारत भेजते रहे। तो हम बात कर रहे हैं रविंद्र कौशिक की। इनके कारनामों से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा प्रभावित हुईं कि उन्होंने खुद उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। लेकिन एक जासूस बनने से पहले रविंद्र कौशिक एक कलाकार थे। तो सवाल ये उठता है कि एक रंगमंच का कलाकार आखिर देश का सबसे बड़ा जासूस कैसे बन गया? 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर में पैदा हुए थे रविंद्र। उनके पिता एयरफोर्स में थे, तो देशभक्ति तो जैसे खून में ही थी। और कॉलेज के दिनों में वो एक बेहतरीन थिएटर एक्टर के तौर पर जाने जाते थे। और फिर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया लखनऊ में। एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल था। वहां उन्होंने एक ऐसे भारतीय सैनिक का किरदार निभाया जिसे दुश्मन पकड़ लेता है, बुरी तरह टॉर्चर करता है, लेकिन वो देश का एक भी राज नहीं बताता। अब दिलचस्प बात यह है कि ऑडियंस में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ अधिकारी भी बैठे थे। ये 70 का दशक था। भारत पाक के बीच तनाव का दौर चल रहा था और रॉ को ऐसे ही देशभक्त नौजवानों की तलाश थी। अधिकारी उनके अभिनय और जज्बे से इतने इम्प्रेस हुए कि प्ले खत्म होते ही उन्होंने रविंद्र को एक खुफिया एजेंट बनने का ऑफर दे दिया। और रविंद्र ने बिना एक पल सोचे देश के लिए इस खतरनाक रास्ते को चुन लिया। और बस यहीं से शुरू हुआ रविंद्र कौशिक के नबी अहमद शाकिर बनने का सफ़र। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने उनकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली में 2 साल की बहुत ही सख्त ट्रेनिंग हुई। इन 2 सालों में रविंद्र कौशिक का पूरा वजूद ही मिटा दिया गया। उन्होंने उर्दू सीखी, इस्लामी रीति रिवाज अपनाए, यहाँ तक कि कुरान भी याद की। उनकी धार्मिक पहचान को बदलने के लिए उनका खतना भी किया गया। भारत में उनके सारे रिकॉर्ड्स सब मिटा दिए गए और उन्हें मिली एक नई पहचान, नबी अहमद शाकिर, इस्लामाबाद पाकिस्तान का नागरिक। तो अब नबी अहमद शाकिर बनकर उनकी यात्रा पाकिस्तान में शुरू हुई। वहां उन्होंने बहुत कामयाबी से घुसपैठ की और धीरे धीरे वहां के सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा बन गए। साल 1975 में उन्हें परमानेंटली पाकिस्तान भेज दिया गया। अपनी कवर स्टोरी को और पक्का करने के लिए उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली और फिर 1979 में उन्होंने एक ऐसी चीज कर दिखाई जो लगभग नामुमकिन थी। वो पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर बन गए और 1982 तक तो वो मेजर के पद पर पहुंच चुके थे। 1975 से लेके 1983 तक उन्होंने भारत को इतनी जरूरी जानकारी भेजी जिसकी कोई कीमत नहीं। पाकिस्तानी सैनिकों की हर मूवमेंट से लेके भारत के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशंस तक उनकी खुफिया जानकारी ने बॉर्डर पार से होने वाली कई घुसपैठों को रोका। ऐसा माना जाता है कि उनकी दी हुई जानकारी की वजह से करीब 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची। इस मिशन के लिए उनकी कुर्बानी का लेवल बहुत ही गहरा था। अपनी पहचान को और भी पुख्ता करने के लिए उन्होंने अमानत नाम की एक लोकल लड़की से शादी की। उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन अपने परिवार को उन्होंने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई, कभी नहीं। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1983 और एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी गलती जो भारत के इस सबसे बड़े जासूस के पतन का कारण बनी। सितंबर 1983 में रॉ ने इनायत मसीहा नाम के एक जूनियर एजेंट को कौशिक से कांटेक्ट करने के लिए भेजा, लेकिन मसीहा को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया। टॉर्चर के दौरान उसने कौशिक की असली पहचान उजागर कर दी और इसके बाद एक सोचे समझे जाल में फंसाकर रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र कौशिक की जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। उनकी बाकी की जिंदगी पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में गुजरी। पूरे 18 साल, सोचिए 18 साल। इन सालों में उन्हें भयानक टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने देश के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा।
उन्होंने हर दर्द सहा पर अपना मुंह नहीं खोला। जेल से वो किसी तरह चोरी छिपे भारत में अपने परिवार को खत भेजते थे और इन्हीं खतों से उनके परिवार को पहली बार उनकी सच्चाई और उनके बलिदान के बारे में पता चला। अपने एक खत में उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल दहला देता है, जो उनके उस दर्द को दिखाता है जिसमें उन्हें लगा कि देश ने उन्हें भुला दिया है। उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? अपनी मौत से ठीक पहले लिखे एक खत में उनका ये दर्द और भी गहरा झलकता है। उन्होंने लिखा, अगर मैं एक अमेरिकन होता तो 3 दिनों में ही मुझे छुड़वा लिया जाता। जेल में उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। उन्हें टीबी और दिल की बीमारी हो गई थी। उन्होंने इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई। भारत सरकार ने कभी भी ऑफिशियली उन्हें अपना एजेंट माना ही नहीं। और फिर नवंबर 2001 में पाकिस्तान की मियांवाली सेंट्रल जेल में ब्लैक टाइगर ने अपनी आखिरी सांस ली। और सबसे दुख की बात ये थी कि उनका पार्थिव शरीर कभी भारत वापस नहीं लाया गया। उन्हें मुल्तान की एक जेल के कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। रविंद्र कौशिक की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। एक जासूस के बलिदान की असली कीमत क्या होती है? क्या गुमनामी में दी गई कुर्बानी का कोई मोल होता है?